आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के नर्वस टिश्यू के बारे में। जनरली स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि एक नर्व सेल होता है और उससे नर्वस टिश्यू बनते हैं, जो क्लास 9 में बुक में दिया हुआ है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है कि नर्व सेल है, ठीक है, सेल से टिश्यू बनता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं पहले से कि बॉडी सेल, अदर सेल, सोमेटिक सेल कैसे बनता है, ये सारे स्टूडेंट्स जानते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि नर्व सेल बनते कैसे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल अगर कोई है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल अगर कोई है तो वो है नर्व सेल। नर्व सेल ही सबसे लंबा सेल होता है ह्यूमन बॉडी में। लेकिन यह नर्व सेल बनता कैसे है ये हमें नहीं पता। तो आज जो हम नर्वस टिश्यू के बारे में स्टार्ट करेंगे तो वहीं से स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले हमारे बॉडी में नर्व सेल्स बनते कैसे हैं और उसके बाद नर्व सेल से नर्वस टिश्यू कैसे बनते। क्लियर? तो ये तुम्हारे सामने बोर्ड पर मैंने पहले से बना के रखा है ताकि तुम लोगों का ज्यादा टाइम हम बर्बाद ना करें। तो ये नर्व सेल का जो है सो एक डायग्राम है, इस पे मैंने सबका नाम लिख के रखा है। दरअसल होता क्या है कि नर्व सेल और नर्वस टिश्यू ये स्टार्टिंग में इम्ब्रायोनिक स्टेज से ही शुरू हो जाता है। इम्ब्रायोनिक स्टेज। अब कहोगे सर ये कौन सा स्टेज होता है, इम्ब्रायोनिक स्टेज क्या होता है? दरअसल जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब किसी ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है तो उससे पहले जब कोई मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो एक जाइगोट बनता है और उस जाइगोट को ही हम लोग इम्ब्रायो कहते हैं। इम्ब्रायो कहते हैं, जिसका हिंदी में मतलब होता है भ्रूण। इम्ब्रायो। तो यही इम्ब्रायो, तो नर्वस टिश्यू या नर्व सेल का जन्म जो होता है यहीं से होता है और इसी स्टेज से इसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। इसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है नर्व सेल का। दरअसल होता क्या है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तुम लोगों को एक चीज क्लास में नहीं पढ़ाया गया क्योंकि वह चीज सिलेबस में नहीं है। तो जब सिलेबस में नहीं है तो टीचर कहाँ से पढ़ाएंगे। लेकिन नॉलेज के लिए हमें सिलेबस नहीं पढ़ना है, नॉलेज के लिए हमें बुक पढ़ना है। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब कोई टीचर किसी बुक से अलग कोई मैटर या सिलेबस से अलग कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो तुरंत कंप्लेन करते हैं कि सर ये चीज सिलेबस में नहीं। बेटे तुम लोग स्कूल में आते हो या क्लास में आते हो सिलेबस पढ़ने के लिए नहीं, नॉलेज लेने के लिए। और कोई भी टीचर तुमको पढ़ा नहीं सकता है, टीचर सिर्फ पढ़ने का टूल्स दे सकता है तुम लोगों को। तो हम लोग जो देते हैं वो तुम लोगों को टूल्स देते हैं, पढ़ना तो तुम लोगों को खुद है। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उस चैप्टर से रिलेटेड ही यहाँ आता है मैटर। तो वो चैप्टर चूंकि सिलेबस में कोरोना काल के बाद से हटा दिया गया तो टीचर पढ़ाते नहीं है। दरअसल होता क्या है कि उसमें एक प्रजाति होती है, एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको कहते हैं कॉर्डेट्स। क्या कहते हैं? कॉर्डेट्स।
कॉर्डेट्स जो होता है, यह कॉर्डेट्स 3 टाइप का होता है। यह कॉर्डेट्स 3 टाइप का होता है। पहला होता है यूरो कोर डाटा, यूरो कोर डाटा। दूसरा होता है सेफेलो कोर डाटा। और तीसरा होता है वर्टिब्राटा, वर्टिब्राटा। ठीक है, अब देखो, इसको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, लेकिन इस दोनों को इनवर्टिब्रेट कहते हैं। इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं, क्योंकि इनका जो नोटोकॉर्ड होता है, सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें पाया जाता है नोटोकॉर्ड। यही नोटोकॉर्ड इस प्रकार के, इस प्रजाति के अंदर सिर्फ जो होता है यह टेल में पाया जाता है, टेल में पाया जाता है। लेकिन और ये जो है इसको पूरे बॉडी, होल बॉडी में पाया जाता है, होल बॉडी में पाया जाता है। लेकिन वर्टिब्रेट जो होता है उसमें जो नोटोकॉर्ड होता है, यह नोटोकॉर्ड ही जैसे जैसे एम्ब्रायनिक स्टेज क्रॉस करता है, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है, यह नोटोकॉर्ड वर्टेब्रल कॉलम में बदल जाता है, वर्टेब्रल कॉलम में बदल जाता है। समझ में आ गया? तो यही नोटोकॉर्ड में से ही, यहीं से ही नर्वस टिश्यू या नर्व सेल का निर्माण होता है। कैसे होता है वो समझो। सबसे पहले जो होता है, इस नोटोकॉर्ड में एक खास प्रकार का सेल बनता है जिसको हम कहते हैं एक्टोडर्म। एक्टोडर्म यह एक खास, एक यूनिक टाइप का सेल है जो बनता है नोटोकॉर्ड में, और यही एक्टोडर्म न्यूरल ट्यूब बनाता है। क्या बनाता है? न्यूरल ट्यूब बनाता है। और यही न्यूरल ट्यूब जब डेवलप होता है, तो यही न्यूरल ट्यूब जब डेवलप होता है तो बनता है CNS, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसके अलावा, ये न्यूरल ट्यूब के अलावा इससे एक और चीज बनता है, जो बनता है न्यूरल क्रेस्ट। न्यूरल क्रेस्ट। और यह न्यूरल क्रेस्ट जब डेवलप होता है तो इससे बनता है PNS, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसा कि तुम लोग पहले से जानते हो, सेंट्रल, हमारे बॉडी में 2 तरह का नर्वस सिस्टम होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो एक्टोडर्म डेवलप होकर न्यूरल ट्यूब बनाता है जिससे बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और यही डेवलप होकर न्यूरल क्रेस्ट भी बनाता है जिससे बनता है PNS, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये सारे सेल मिलकर, ये सारे सेल मिलकर, जितने भी ये सेल हुए, CNS का सेल हुआ, PNS का सेल हुआ, एक्टोडर्म का सेल हुआ, ये सारे के सारे ऑल सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? नर्वस
टिश्यू बनाते हैं। सारे सेल मिलकर क्या बनाएंगे? नर्वस टिश्यू का निर्माण करते हैं। इतना ध्यान रखना कि सारे के साथ, जैसा कि हम पहले जानते हैं कि बहुत सारे सेल मिलकर नर्वस टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, उसी तरह से ये सारे सेल मिलकर जो है क्या बनाते हैं? नर्वस टिश्यू बनाते हैं। सॉरी सॉरी। अब देखो, अब ये नर्वस टिश्यू का डेवलपमेंट कैसे होता है? तो सबसे पहला जो डेवलपमेंट होगा वो होगा, कहलाएगा, जो मैं पहले बता चुका हूं, इम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। इम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में सबसे पहले क्या होगा? न्यूरलेशन। सबसे पहले क्या होगा? न्यूरलेशन। न्यूरलेशन में क्या होता है? इम्ब्रायो जो होता है, इम्ब्रायो का जो स्टार्टिंग फेज होता है उसमें एक्टोडर्म नामक सेल बनना स्टार्ट होता है। और यह एक्टोडर्म जो होता है क्या करता है? नोटोकॉर्ड जो हमने बताया, यह एक न्यूरलाइजेशन क्या होता है कि इम्ब्रायो के स्टार्टिंग फेज में एक्टोडर्म नामक सेल नोटोकॉर्ड के ऊपर न्यूरल प्लेट बनाते हैं। यानी कि इम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट वो हो गया कि जिसमें इम्ब्रायोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड के ऊपर एक्टोडर्म क्या करेगा कि एक न्यूरल प्लेट बनाएगा। उसी को यह स्टेज कहते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो होगा, यह these neural plate, ये न्यूरल प्लेट, जो न्यूरल प्लेट बनाया, यह जो होता है न्यूरल प्लेट क्या होता है? फोल्ड हो जाता है, घूम जाता है, मुड़ जाता है। ये क्या होगा? फोल्ड हो जाएगा। और फोल्ड होने के बाद क्या बनाएगा? फोल्ड होने के बाद बनाएगा न्यूरल ग्रुव। क्या बनाएगा? न्यूरल ग्रुव। और यह न्यूरल ग्रुव आगे और डेवलप होगा कि यह भी क्या होगा? फ्यूज हो जाएगा, यानी कि गायब हो जाएगा। न्यूरल ग्रुव क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा, यानी कि गायब हो जाएगा। और बनाएगा यह न्यूरल ट्यूब बनाएगा। समझ में आ गया? यानी कि पहले क्या बना? नोटोकॉर्ड के ऊपर पहले क्या बना? नोटोकॉर्ड के ऊपर पहले बना न्यूरल प्लेट। फिर न्यूरल प्लेट क्या हो गया? फोल्ड हो गया। फिर फोल्ड होके न्यूरल प्लेट क्या हो गया? क्या बनाया? न्यूरल ग्रुप बनाया। फिर न्यूरल ग्रुप क्या हो गया? फ्यूज हो गया, एक दूसरे से मिल गया। और तब जाकर बनाया क्या? न्यूरल ट्यूब बन गया। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? चलो, इस सबको नोट करते रहना। ये क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, इसलिए हमको बार बार इरेज करना पड़ता है, और कोई बात नहीं है। समझ में आ गया?
अब क्या हो गया, न्यूरल ट्यूब बन गया। अब क्या बनेगा, अब बनेगा सीएनएस। न्यूरल ट्यूब ही क्या करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डेवलप हो जाता है। अब देखो, यह न्यूरल ट्यूब डेवलप्ड इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जैसा कि हम जानते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कितना मेन ऑर्गन है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो यही न्यूरल ट्यूब डेवलप होता है तब जाकर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनता है। ध्यान देना, कहां से मैंने स्टार्ट किया कि ब्रेन और, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन बनता है यही न्यूरल ट्यूब, यही न्यूरल ट्यूब जब डेवलप होता है तब जाकर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बनता है। उसके बाद क्या बनेगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखो न्यूरल प्लेट, हमने आगे पर क्या पढ़ा, न्यूरल प्लेट, ठीक है। तो न्यूरल प्लेट के साइड में, तो न्यूरल प्लेट के साइड में यानी कि बगल में, न्यूरल प्लेट के बगल में, ठीक है, न्यूरल क्रेस्ट सेल बनता है, न्यूरल क्रेस्ट सेल बनता है, न्यूरल क्रेस्ट सेल बनता है। और यही न्यूरल क्रेस्ट सेल शरीर के कई पार्ट में जाकर, शरीर के होल पार्ट, डिफरेंट पार्ट में जाकर क्या बना देगा, पीएनएस बना देगा, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाएगा। और साथ ही साथ क्या बनाएगा, एंड एएनएस। एएनएस का मतलब क्या हो गया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये क्या हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और सारा इस तरह से एक पूरे बॉडी में आपका एक न्यूरॉन का सिस्टम बनता है, नर्वस सिस्टम बनता है। ये क्लियर हो गया तुम लोगों का, इसको नोट डाउन करो। हो गया, अब आ जाओ डायग्राम के ऊपर। इतना तो क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को कि नर्व सेल बनते कैसे हैं, ठीक है। अब देखो, ये हो गया तुम्हारा नर्व सेल, जो बॉडी में सबसे, हमारे बॉडी में 3 प्रकार का सेल कह सकते हैं, होते तो बहुत तरह के हैं, लेकिन कह सकते हैं कि एक स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, बिगेस्ट सेल ऑफ द बॉडी एंड लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज स्पर्म, biggest cell of the human body is ova, and longest cell of human body is called neuron, ठीक है, या नर्व सेल कह सकते हैं। क्लियर हो गया इतना कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं, क्लियर करके बोलो हमको तुम लोग। चलिए, हो गया, अच्छी बात। अब देखो न्यूरॉन, अब हम बात करेंगे किसकी, न्यूरॉन की। तो सबसे पहले न्यूरॉन शब्द का इस्तेमाल, सबसे पहले ये टर्म न्यूरॉन
किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो सबसे पहले इसका नाम दिया था सैंटियागो रेमोन वाई काजल। सैंटियागो रेमोन वाई काजल सबसे पहले ये न्यूरॉन वर्ड टर्म उन्होंने दिया था। साथ ही साथ इनको जो हेल्प किया था उनका नाम तुम लोग जानते हो, लेकिन ये नहीं जानते हो कि उन्होंने न्यूरॉन के डिस्कवर में भी उन्होंने हेल्प किया था, जिनका नाम है कैमिलो गोल्गी, जिसका हम लोग जानते हैं कि गोल्गी एपरेटस का जिन्होंने नाम दिया था। और ये हुआ था 1906 का 1906 में, और ज्वाइंटली इन दोनों को इस खोज के लिए ज्वाइंटली इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला था। ज्वाइंटली नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब न्यूरॉन जो है यह मेन कंपोनेंट्स है। न्यूरॉन क्या? न्यूरॉन आर अ मेन कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस टिश्यू इन ऑल एनिमल्स। न्यूरॉन आर मेन components of nervous tissue in all living organism। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें न्यूरॉन नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है। सो वी कैन से एक्सेप्ट, यानी कि अपवाद में कुछ लोग हैं जिसका नाम है स्पॉन्जेस एंड प्लेकोजोआंस। ठीक है, इसमें नहीं होता है, प्लस प्लांट्स में नहीं होता है एंड फंगी में नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? अब एक न्यूरॉन में एक नर्व सेल में जैसा कि हम जानते हैं कि नर्व सेल में जैसे सेल के अंदर सारे के सारे सेल ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं, उसी तरह से नर्व सेल में सारे के सारे ऑल सेल ऑर्गेनिल्स आर प्रेजेंट बट एक्सेप्ट। अब यहां भी एक्सेप्शन है कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनिल है जो नर्व सेल में नहीं पाया जाता है, नर्व सेल में नहीं पाया जाता है। तो यहां पे हम कह सकते हैं ऑल सेल ऑर्गेनिल्स आर प्रेजेंट एक्सेप्ट सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का काम क्या होता है? सेंट्रियोल क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि सेंट्रियोल का काम ही है सेल का डिवीजन करना। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि नर्व सेल या न्यूरॉन जो है इसमें सेल का डिवीजन मात्र 10% कुछ पार्ट में होता है, बाकी न्यूरॉन का सेल का डिवीजन नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे बॉडी में जो ब्रेन है वो ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन नर्व सेल्स हैं, इसीलिए ब्रेन को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है,
क्योंकि ब्रेन में सेल डिवीजन 9 के बराबर होता है, इसलिए कि सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन हमारे बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन भी है जिसमें बहुत ज्यादा मल्टीपल सेल डिवीजन होता है, जो है हमारा लीवर। इसलिए लीवर अगर कट फट गया तो कोई उतना चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन ब्रेन को जो है सो हमको बचा कर रखना पड़ता है, क्योंकि ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होगा तो सेल डिवीजन नहीं होने के कारण सेल का रीजेनरेशन नहीं होगा, सेल का रिपेयर नहीं होगा, इसलिए डैमेज कंट्रोल नहीं होगा। इसीलिए हमको ब्रेन को बचाकर रखना पड़ता है। अब आ जाओ, अब ये नर्व सेल है। अब क्या होता है कि नर्व सेल में हमारे बॉडी में किसी भी चीज का मैसेज कैसे रिसीव होता है, कैसे वहां से ट्रांसफर होता है और कैसे ब्रेन तक पहुंचता है, और ब्रेन से जो ऑर्डर आता है उस तरह से हमारा बॉडी एक्शन करता है। ये सारा का सारा जो सिस्टम होता है वो इसके आधार पर होता है। इस डायग्राम से मैं इन सारी चीजों को तुम लोगों को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। अब मान लो कि तुम्हारे बॉडी पे किसी पार्ट में एक मॉस्किटो ने बाइट किया या मॉस्किटो बैठा, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि तुम तो समझते हो कि मच्छर ऐसे बैठा और मैंने उसको उड़ा दिया या मार दिया। ये तुमने नहीं किया, ये सारा का सारा काम ब्रेन किया। इतना फास्ट हुआ कि तुमको लगा कि ये काम तो हमने देखा और मच्छर को मार दिया या भगा दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दरअसल जैसे ही स्किन के ऊपर मॉस्किटो ने बाइट किया या मॉस्किटो ने बैठा, तो स्किन के ऊपर जो स्किन सेल यानी कि स्किन सेल के ऊपर जो नर्व सेल होते हैं, क्योंकि नर्व सेल बॉडी के हर उस सेल के ऊपर होते हैं। नर्व सेल बॉडी के हर उस मिलियन और ट्रिलियन ऑफ माने हम सेल है हमारे बॉडी में, तो हर सेल के ऊपर नर्व सेल होते हैं। इसीलिए देखते हो कि जब तुम्हारे बॉडी में एक छोटा सा पतला सा नीडल अगर चुभाया जाता है, टच होता है, तो तुमको पेन फील होता है। यानी कि समझ सकते हो कि उस छोटे से नीडल का जितना हिस्सा कैप्चर हो रहा है उतने में भी तुम्हारे बॉडी में नर्व सेल है। तो नर्व सेल जैसे ही तुम्हारे बॉडी में कोई मॉस्किटो बाइट करता है या आता है, तो क्या होता है, सबसे पहले उसको रिसीव करता है उस मैसेज को, जिसका नाम है डेंड्राइट। उस मैसेज को रिसीव करता है डेंड्राइट। अब डेंड्राइट उस मैसेज को रिसीव करके ट्रांसफर करेगा किसको, सेल बॉडी को। सेल बॉडी या साइटोन भी उसको कहते हैं, साइटोन और सेल बॉडी। और ये है न्यूक्लियस, जो नर्व सेल के सारे फंक्शन या नर्व सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स है उसके सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है ये न्यूक्लियस। तो डेंड्राइट ने मैसेज को क्या किया, रिसीव किया। मैसेज को रिसीव करके किसको भेज दिया, साइटोन यानी कि सेल बॉडी को। अब साइटोन जो होता है, देखो ये जो एक्सॉन का देख रहे हो ना, ये हमें लगता है कि नाम से लगता है कि ये अलग अलग पार्ट है। जी नहीं, ये अलग अलग पार्ट नहीं, ये पूरा डेंड्राइट ही है। एक तरह से मान लो ये पूरा डेंड्राइट ही, ये डेंड्राइट ही ऐसे आकर यहाँ पे लंबा हो गया तो उसको हम लोग एक्सॉन मान लेते हैं। एक्सॉन इज अ पार्ट ऑफ डेंड्राइट, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ डेंड्राइट इज कॉल्ड एक्सॉन। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ डेंड्राइट इज कॉल्ड एक्सॉन। अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, एक्सॉन हाइलॉक। एक्सॉन हाइलॉक के सहारे ये मैसेज क्या होता है, ट्रांसफर होता है आगे की तरफ, आगे की तरफ। अब जैसे देखो, अब ये मैसेज तरफ, इसके अंदर एक कनेक्शन है, इसके अंदर एक कनेक्शन है और इसके ऊपर एक कवर है, इसके ऊपर एक कवर है। अब अंदर मान लो कि इसको
जो एक्सॉन है उसको इलेक्ट्रिक वायर मान लो, इलेक्ट्रिक वायर मान लो, चलो, और उसके ऊपर एक कवर है माइलिन शीथ जिसको कहते हैं। ये एक फैट का लेयर होता है। जैसे मान लो कि हम लोग के घर में एक इलेक्ट्रिक वायर होता है जिसके अंदर से करंट प्रवाहित होता है। तो इलेक्ट्रिक वायर के अंदर हम लोग देखते हैं कि कॉपर का वायर होता है, और कॉपर का वायर जो होता है वह कॉपर का वायर जो होता है उसके अंदर से करंट सप्लाई होता है, लेकिन उसके ऊपर एक प्लास्टिक का लेयर होता है, प्लास्टिक का लेयर होता है। तो वो प्लास्टिक का लेयर इसलिए होता है ताकि वह इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है वो इधर से उधर ना जाए, हमको करंट नहीं लगे। ठीक उसी प्रकार ये मान लो कि जो एक्सॉन जो है वह एक इलेक्ट्रिक वायर है, और उसके ऊपर जो एक लेयर बना हुआ है वो है माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ क्या करता है कि इसमें जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, मैसेज का जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जा रहा है वह इंपल्सेस आग इधर उधर ना जाए, उसके लिए ये माइलिन शीथ उस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कवर करके रखता है ताकि वह मैसेज सीधा ट्रांसफर हो, इधर से उधर ना जा सके, इधर से उधर ना जा सके। अब देखो यहां पे बीच में होता है नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। अब नोड ऑफ रेनवियर क्या करता है कि इस इंपल्स को स्पीड अप करता है। एक ये टुकड़ा टुकड़ा में बना हुआ है, तो यानी कि इससे आगे इसमें, इससे आगे इसमें, इसमें ट्रांसफर करने का काम क्या करता है, नोड ऑफ रेनवियर करता है। और बीच बीच में देखते हो कि इस तरह से एक स्वान सेल होता है, स्वान सेल होता है, दिस इज द स्वान सेल। ये स्वान सेल क्या करता है कि इस इंपल्सेस को स्पीड अप करता है, फास्ट करता है कि जल्द से जल्द तुम आगे बढ़ो, यानी कि सिग्नल को, ट्रैफिक को क्लियर करता है। और इस तरह से ये भीतर जो है, ये भीतर जो जिसके सहारे मैसेज ट्रांसफर होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सॉन, उसको कहते हैं एक्सॉन। अब बाहर के लेयर को माइलिन शीथ कहते हैं, भीतर है एक्सॉन, बाहर नहीं है। इस तरह से लास्ट में जाकर यहाँ पे क्या करता है, यह मैसेज को रिले कर देता है, छोड़ देता है। एक एक्सॉन का काम खत्म, एक एक्सॉन का काम खत्म। अब यहाँ पे है साइनेप्सी। साइनेप्सी क्या करता है, या गैप, द गैप बिटवीन, द गैप between two neurons is called synapse. The gap between two neuron is called synapse। और यहाँ आकर रिलीज कर देता है, और इसके बाद जो होता है वह दूसरा एक्सॉन जो होता है, दूसरा न्यूरॉन जो होता है उस मैसेज को रिसीव करता है। तो आज हमको लगता है कि आज की इस क्लास में ये टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस टॉपिक को आगे तुम लोगों के लिए कंप्लीट कर दूंगा। तब तक के लिए तुम लोग चैनल पे बने रहो और वीडियो को ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहो।